आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा ग्रोथ। ग्रोथ नशोनुमा को कहते हैं कि इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड मैस। ठीक है, इसको और ठीक कर लेते हैं कि पॉजिटिव एंड इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। अगर कोई साइज आपके फ़ायदे के लिए है और वो परमानेंटली बढ़ रहा है, ठीक है, और वो इरिवर्सिबल भी है, वापस बैक नहीं जा सकता, वो क्या चीज़ है? ग्रोथ। ठीक है, हालांकि देखा जाए कई तरह के ट्यूमर भी होते हैं, वो ट्यूमर बढ़ते जाते हैं, परमानेंट भी होते हैं, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव। तो ग्रोथ के बारे में ये बताया गया है कि बिगिंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड रिमेन्स कॉन्टीन्यूड थ्रू आउट डेवलपमेंट। ऑर्गेनोजेनेसिस बिगिंस इन द एम्ब्रियो ऑफ 8th वीक, यानी यहाँ पे दूसरा मंथ है, 8 हफ्तों का मतलब ये हो गया, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं। बाय द स्टार्ट ऑफ 3rd मंथ इंसान का जो एम्ब्रियो है उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। और यहाँ तक ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं वो बन चुके होते हैं। बाकी जो 6 माह है, रिमेनिंग 6 मंथ, क्योंकि बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ, स्टार्ट में तो उसको कह दिया फीटस, बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ इसके ज़्यादातर ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? बन चुके होते हैं। तो बाकी 6 मंथ उसने सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करनी है, ज़्यादातर ग्रोथ करते हैं या अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको वेल डेवलप मज़ीद करते हैं। ठीक होगी बात? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। अब यहाँ पे क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से पुरानी साइंस जो थी उसमें वही क्वेश्चंस हमेशा की तरह कि हाउ ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हर जानवर जो है वो 2 तरह के गैमीट, स्पर्म और एग से मिलके बनता है। ये कैसे मुमकिन होता है कि फिर आइज़ भी बन जाती हैं, फिर ईयर भी बन जाते हैं, फिर स्केलेटन भी बन जाता है, इतने से एक ऐसा सेल जो नज़र भी नहीं आता। तो उस ज़माने के जो साइंटिस्ट थे वो ये क्वेश्चन पूछते थे। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर इसका एक आंसर जो लोगों के पास था वो ये था कि हेरिडिटी मटेरियल जो है पार्सल्ड अनइक्वली टू द डॉटर सेल। ठीक है, यानी अगर एक कोई सेल है, ज़ाइगोट जब तकसीम होगा तो 1 से कितने में जाएगा? 2 में। तो जब 2 में जाएगा तो वो जो डीएनए है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा? डिवाइड। और आहिस्ता आहिस्ता हर सेल जब डिवाइड होता जाएगा तो डीएनए का जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। हर सेल अपने अपने ऑर्गन के बनाने वाले डीएनए को लेके अलग हो जाएगा। मतलब कान बनाने वाला सेल है वो डीएनए को लेके अलग हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट ये था कि डीएनए हर सेल में, तो लिखा भी यही हुआ था। तो बिकम ये जीनोम ग्रेजुअली ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट्स, इसको राउक्स वाइजमैन हाइपोथेसिस कहते हैं। इसने कहा था कि जब सेल तकसीम होते हैं तो डीएनए भी तकसीम होते हैं और डीएनए हर गुजरते वक्त के साथ क्या होता है? छोटा होना शुरू हो जाता है। फिर वो वहाँ जाके डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएट समझते हैं ना, कि जो डीएनए आइस बनाने वाला था उसने आइस बना ली, जिसने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना था सर्कुलेटरी सिस्टम बना लिया। क्लियर होगी बात? तो ये आपने बताना है। ठीक है, इसमें जो हैंस ड्राइश जो एक साइंटिस्ट थे, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ चेक किया बल्कि जो राउस वाइजमैन हाइपोथेसिस था उसको गलत भी साबित किया कि भाई जो डीएनए है हर गुजरते सेल के साथ तकसीम होते सेल से कम नहीं होता। ठीक है, कैसे साबित किया इन्होंने ये सी अर्चिन लिया और ये सी अर्चिन का यहाँ पे क्या चीज़ बनाई थी उसे? ज़ाइगोट। यहाँ ज़ाइगोट आ जाएगा। ज़ाइगोट 1 से कितने में गया? 2 में तकसीम हुआ और फिर विद द हेल्प ऑफ फाइन नीडल इन दोनों ज़ाइगोट्स को क्या कर दिया उसने? ब्लास्टोमेयर्स को अलग कर दिया। दोनों अलग हो गए, ये अलग तकसीम हुआ, ये अलग तकसीम हुआ और दोनों ही एक अडल्ट सी अर्चिन में कन्वर्ट हो गए। साबित ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि डीएनए अगर हाफ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी आधा सी अर्चिन बनना चाहिए था और आधा यहाँ बनना चाहिए था। तो यहाँ दोनों कंप्लीट सी अर्चिन बनने का मतलब ये हुआ कि डीएनए जो है दोनों के अंदर इक्वल होता है। सेम सेट ऑफ जीनोम उसमें होगा, सेम सेट ऑफ जीनोम इसमें होगा। तो लिहाजा राउस वाइजमैन हाइपोथेसिस जो था यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे ये कहता है कि बोथ cells contain all genetic information of
द ओरिजिनल जाइगोट। तो हमें जो कंक्लूजन है वो ये मिला, वरना ये मुकम्मल जानवर ना बनता। समझ आ गई? तो जब उन्होंने ये आंसर दिया तो फिर उनके रास्ते में फिर उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस रखी कि यार मान लेते हैं कि चले मान लेते हैं ऑल द सेल्स हैव कंप्लीट जीनोम, the nuclei might become progressively modified in some way to dispense with the information they do not use in the forming differentiated cell। वो कहता है कि मान लेते हैं कि दोनों सेल जो हैं ये अलग हो गए, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि दोनों में इंफॉर्मेशन इक्वल नहीं थी। ये इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया, और वो चीज़ें जो ये रिप्रेजेंट नहीं भी करना चाहते थे तो उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करके अपने आप को फिर दोबारा से एक मुकम्मल जानवर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो जवाब दिया वो एक साइंटिस्ट हैंस स्पीमैन ने किया। इनका एक एक्सपेरिमेंट था सैलामेंडर के ऊपर। सैलामेंडर क्या है? सैलामेंडर एक एम्फीबियन है, पानी की छिपकली की तरह। मतलब छिपकली है पानी में, क्या नहीं, एम्फीबियन है। छिपकली तो रेप्टाइल होती है ना, तो ये एम्फीबियन। इन्होंने टेस्ट किया कि हाँ जी बताएं कि वाकई ही राउज वाइजमैन हाइपोथेसिस ठीक था, या हर जाइगोट के बाद जितने भी सेल बनते हैं उनके अंदर इक्वल इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। वो एक्सपेरिमेंट कुछ ये था कि यहाँ पे हैंस स्पीमैन ने क्या किया, हैंस स्पीमैन ने ये सैलामेंडर का जाइगोट लिया। जाइगोट लेने के बाद इन्होंने विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन हेयर, इंसानी बाल के ज़रिए एक लाइगेचर लगा दी। लाइगेचर समझते हैं, गिरा को बोलते हैं। अब गिरा लगा दी। गिरा इतनी टाइट नहीं थी, लेकिन थोड़ी इनके दरमियान में दोनों, ये पहले क्या था, एक ही सेल था। एक सेल को उन्होंने क्या किया, गिरा लगा दी। रहे फिर गिरा लगाने का एक और अंदाज आप चेक करें कि एक साइड पे न्यूक्लियस है और दूसरी साइड पे न्यूक्लियस नहीं है। जिस साइड पे न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम ए न्यूक्लिएटेड साइड भी कह सकते हैं। समझ आ गई? अब इन्होंने ये देखा हैंस स्पीमैन ने कि जिस साइड पे न्यूक्लियस था सिर्फ उसी साइड पे ही सेल की तकसीम स्टार्ट हुई, जबकि जो ए न्यूक्लिएटेड साइड थी वहाँ पे सेल की तकसीम स्टार्ट नहीं हुई। जब ये ब्लास्टोमेयर्स या जब ये सेल्स 16 स्टेज पे पहुँचे तो इतने यहाँ पे ये कंप्लीट हो गए, भर गए कि एक सेल जो है 16वां सेल जब यहाँ दाखिल हुआ तो फिर इस साइड पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है। बाद में इन्होंने गिरा को थोड़ा सा टाइट कर दिया। टाइट करने से क्या हुआ कि जहाँ जो सेल चले गए थे 16, तो क्या हुआ कि इधर एक अलग से एम्ब्रियो बन गया और एक इधर अलग से एम्ब्रियो बन गया। आप साइज़ में भी देख सकते हैं, ये साइज़ में बड़ा है और ये साइज़ में, जाहिर सी बात है, पहले ग्रोथ यहाँ स्टार्ट हुई और यहाँ ग्रोथ बाद। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि प्यारे बच्चों के हर न्यूक्लियस के अंदर सेम इंफॉर्मेशन होती है। ऑल सेल्स कैरी द सेम इंफॉर्मेशन। आप ये देख लें कि 16वें सेल पे भी जाके उसने जाके वहाँ पे भी एक मुकम्मल एम्ब्रियो कंप्लीट कर दिया। बात समझ में आ गई है? तो और यहाँ हमें ये भी पता लगा कि जिस साइड पे न्यूक्लियस होता है, सारी सब चीज़ों का सरदार कौन है? न्यूक्लियस। ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? न्यूक्लियस। जिस तरफ न्यूक्लियस था वहाँ पे ही, समझ आ गई, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। बाज़ औक़ात हैंस स्पीमैन एक और चीज़ से भी वरी कर रहा था कि बाज़ औक़ात सेम इसी एक्सपेरिमेंट को जब दोबारा करते थे, न्यूक्लिएटेड साइड, ए न्यूक्लिएटेड साइड, जिस साइड पे न्यूक्लियस था वहाँ पे सेल डिवीज़न भी स्टार्ट होती थी, जिस साइड पे न्यूक्लियस नहीं था वहाँ सेल डिवीज़न स्टार्ट नहीं होता था। लेकिन वो बड़ा हैरान होता था कि बाज़ औक़ात एक एम्ब्रियो बनने के बजाय एक एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल्स बन जाता है, बेली मैस ऑफ सेल, यानी बजाय जानवर बनने के गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। जबकि जिस साइड पे न्यूक्लियस नहीं था, जब वो न्यूक्लियस उस साइड पे गया तो वहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, और जिस साइड पे न्यूक्लियस था वहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बना। आप देखें, ठीक है, यूं एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, लेकिन कभी कभार रिजल्ट ये वाला भी आ रहा है।
अब वो बड़ा हैरान हुआ कि अगर न्यूक्लियस ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है तो यार इस साइड पे अब यहाँ पे एम्ब्रियो क्यों नहीं बना, बैली मैस सेल या एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल क्यों बना। तो इसका जवाब उनको पहली दफ़ा पता लगा कि न्यूक्लियस तो ज़रूरी है ही है, एक पिगमेंट फ्री एरिया साइटोप्लाज्म में होता है, ये साइटोप्लाज्म है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रे क्रीसेंट, इट इज़ द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये कब अपीयर होता है, जब जब एग फर्टिलाइज होता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक एरिया बन जाता है, उसका नाम क्या है, ग्रे क्रीसेंट। तो बड़ा हैरानगी से इन्होंने ये देखा कि ना सिर्फ न्यूक्लियस ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बल्कि ग्रे क्रीसेंट भी ज़रूरी है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा कि आप ऊपर वाली डायग्राम को देखो और नीचे वाली डायग्राम को देखो, नीचे क्यों एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल बना? हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। यहाँ पे जो लाइगेचर लगाई गई वो लगाई गई इस तरह से कि ग्रे क्रीसेंट दोनों तरफ गया, लिहाजा दोनों तरफ नॉर्मल एम्ब्रियो बना। यहाँ पे देखें न्यूक्लियस है लेकिन ग्रे क्रीसेंट नहीं है। जब न्यूक्लियस तकसीम होता गया, लेकिन जब 16वां न्यूक्लियस जब यहाँ क्रॉस करेगा तो यहाँ पे ग्रे क्रीसेंट भी आ जाएगा और न्यूक्लियस भी आ जाएगा। तो लिहाजा इस हिस्से में ग्रोथ हो गई और इस हिस्से में ग्रोथ नहीं हुई। तो आज हमें पता लगा दो चीज़ों के बारे में कि न्यूक्लियस भी ज़रूरी है और साथ साथ ग्रे क्रीसेंट भी ज़रूरी है। तो कंक्लूजन हमारे पास ये आया कि ऑल द सेल कंटेन सेम न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन। हर एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सारा डीएनए वो क्या होता है, सेम उसमें इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी बात हमें समझ में आई कि ग्रे क्रीसेंट मस्ट कंटेन एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। इसका मतलब है ग्रे क्रीसेंट के अंदर भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर ग्रे क्रीसेंट नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गई बात? कंसेप्ट वाइज। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे आता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझने वाली बात है। अब हमने दो बातें सीखी हैं कि हर सेल के अंदर क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन सेम है। दूसरी चीज़ क्या सीखी हमने कि ग्रे क्रीसेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब वो कहता है, फिर क्वेश्चन है आपसे कि इफ ऑल द न्यूक्लियाई आर इक्विवेलेंट व्हाट काजेज द सेल टू डेवलप इनटू अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। मिसाल के तौर पे ये जो कान के सेल हैं, यहाँ भी न्यूक्लियस होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ दिल क्यों नहीं बन जाता? सोचने वाली बात है ना। इंफॉर्मेशन तो इसमें भी सेम है। हार्ट के जो सेल है उसके न्यूक्लियस में भी इंफॉर्मेशन क्या है, सेम है, तो वहाँ कान क्यों नहीं बन जाता? तो क्वेश्चन है कि इफ ऑल द न्यूक्लियस आर इक्विवेलेंट व्हाट काजेज द सेल टू डेवलप इनटू अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो फिर वो वही क्यों बनते हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं बनते? मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? There are two major ways by which cell become committed to a particular developmental phase। दो तरीके हैं जानवरों में जिनकी वजह से मसल सेल ही बनेंगे, न्यूरॉन सेल ही बनेंगे, ईयर ही बनेगा, आइज ही बनेंगी। हालांकि न्यूक्लियस क्या है, सेम। अब वजह बताने लगा हूँ। अब होता क्या है प्यारे बच्चों कि साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्लीवेज। ये देखिए कितना डराने की कोशिश की है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। देखें बात यह है कि एग्जाम्पल देता हूँ। एक बाप है, उसके दो बेटे हैं, दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। ऐसा ही है, बाप को बिरयानी खाने का शौक़ भी है, बाप को चाय पीने का शौक़ भी है। बाप घर में आता है, वो अपने एक बेटे को कहता है बेटा मेरे लिए बिरयानी बनाओ, दूसरे बेटे को कहता है बेटा इसके बाद मैंने चाय पीनी है। तो थोड़ी बिरयानी भी आ जाएगी और उसके बाद क्या आ जाएगी। अब दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, दोनों भाई अलग हो गए। जायदाद तकसीम इस तरह की कि एक को दे दिया बिरयानी बनाने का सामान और दूसरे को दे दिया चाय बनाने का सामान। अब वो बिरयानी बनाने वाले बेटे के घर अगर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो
तो दोनों जो बेटे हैं जायदाद तकसीम, अब वो बिरयानी वाले बच्चे के पास जाता है तो वो उसको कहता है जाके कि बेटा मेरे लिए चाय बनाओ, तो क्या वो बेटा चाय बना लेगा? क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि सामान ही उसको दिया गया। तो ये जो लाइन है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखी गई है कि साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेटिव, यानी जब न्यूक्लियस तकसीम होता है बाप रिमेन सेम, अगर दोनों न्यूक्लियस हमने कह दिया क्या है सेम, लेकिन तकसीम असल में क्या हुआ? मसाला तकसीम हुआ, ठीक है ना। बाप वो कहेगा बेटा चाय बनाओ, लेकिन वो चाय नहीं बना पाएगा, वो कहेगा पापा जी मेरे पास सामान कौन सा है? बिरयानी बनाने का। तो इसी तरह जब यहाँ कान के सेल हैं, न्यूक्लियस हो सकता है मैसेज दे यहाँ दिल बनाओ दिल बनाओ, लेकिन दिल नहीं बन सकता क्योंकि उसमें मसाला कौन सा दिया गया है? उस मसाले का नाम क्या है? साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन अलग होना, यानी जब न्यूक्लियस तकसीम होता है तो अपना अपना मसाला भी लेके अलग हो जाते हैं। समझ आ गई? वो सिर्फ ऑर्डर कौन सा मानेगा? बिरयानी बनाने वाला। अब वो बिरयानी, अब चाय बनाने वाले के घर जाएगा बाप, उसको कहेगा बिरयानी बनाओ, क्या बना लेगा? बाप तो वही है, लेकिन नहीं बना पाएगा। क्यों? उसके पास मसाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो फिर जब ये तमाम के तमाम सेल्स अपना अपना मसाला लेके अलग हो जाते हैं, नंबर 2 पे क्या होता है? इंटरेक्शन अमंग नेबरिंग सेल, जिसको इंडक्टिव इंटरेक्शन भी कहते हैं। फिर ये एक दूसरे को पैगामात देते हैं, हाँ भाई फलाने तुम्हारे पास बिरयानी बनाने का मसाला है, उस मैसेज देंगे कि तुम ये बनाना शुरू कर दो। वो कहेगा हाँ भाई फलाने तुम्हारे पास ये चीज़ है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन। पहले मसाला लिया, अलग हो गए, फिर एक दूसरे को पैगाम भेज दिया, और अब्बा जी आ रहे हैं तो होने नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तो एनिमल्स हैव कैन यूज बोथ मैकेनिज्म। तो जानवरों के पास ये दोनों तरीके होते हैं, पहले मसाला अलग करो और बाद में एक दूसरे को इंटरेक्शन करो। नहीं समझ आ रही बात? इन सम एनिमल्स साइटोप्लाज्मिक स्पेसिफिकेशन इज डोमिनेंट। कुछ जानवरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो अपना अपना मसाला, वो अपना अपना ग्रे क्रिसेंट लेके अलग हो जाते हैं और बगैर किसी मैसेज के खुद ब खुद उस चीज़ में कन्वर्ट होना ये डोमिनेंट है, यानी ज़्यादातर जानवरों में ये होता है। दूसरी बात क्या है? वेयर एज अदर रिलाई ऑन कुछ हमारे बॉडी में सेल्स ऐसे भी हैं जो खुद ब खुद उस चीज़ में कन्वर्ट नहीं होते। वो किसका इंतज़ार करते हैं? इशारे का, उस इशारे का, उस सिग्नल का, जिसका नाम क्या है? इंडक्ट। दो बातें समझ में आ गई? कुछ ने मसाला लिया बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी इशारे के ऑर्गन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ताबेदार हैं, वो उस टाइम तक कुछ नहीं करते जब तक उनको कोई मैसेज ना आ जाए। बात समझ में आ गई है? कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे देखेंगे इसको।